छोड़िए आप भी क्या ये सब। सर्वे तो करते और करवाते थे सलमान खान। कितने प्रतिशत भारतीय। जब वो यूं कहते थे तो लगता था कि जनगणना के आंकड़ों का कोई चित्रगुप्त बोल रहा है। बस वो 14 का नहीं 10 कदम लगाते थे। सर्वे की एक सीमा यह है कि वो सैंपल साइज से बंधा होता है, सर्वजन उसमें शामिल नहीं होते। यानी देखा जाए तो हर सर्वे एक इशारा है। प्रोफेसर साहब एक किस्सा सुनाते थे कि चीन में एक सर्वे हुआ और एक सर्वेकर्ता ने एक चीनी को पकड़ा और पूछा कि बता दे, तुझको चीन में सबसे ज्यादा पसंद क्या है। वो बोल ही पाता तब तक सर्वेकर्ता ने दूसरा सवाल मुंह पर दे मारा, थोड़ा तफसील से बता कि तुझको माओ ही क्यों पसंद है। सर्वे भवंतु सकिनप की आबो हवा और सर्वे गेट्स यू वेरेवर की रंगो फिजा में शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 123वां एपिसोड। ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय जय हो, हो, जय हो, जय जय हो, हो, जय जय हो। हो। पहले तो ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस पे आऊंगा मैं, वो ताऊ का ट्वीट था, लेकिन बहुत दिनों के बाद 3 ताल शनिवार के दिन जिस दिन रिलीज होता है उसी दिन रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग आमतौर पे एक दिन पहले करते हैं और बहुत हाँ, दिनों के बाद हमारी वजह से हो रहा है शनिवार को रिकॉर्ड। और कमाल की बात यह है कि मैं ऑफिस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोनों लोग जो ऑफिस से करना चाहते थे घर से करना पड़ रहा है। कल कल ये समीकरण उल्टा था। हाँ। हाँ, तो ये इंटरनेट कॉल, जूम कॉल पे हम लोग बहुत समय के बाद कोविड के दिनों की याद आ रही है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर फील लाइक वेयरिंग मास्क। हाँ, सर्वे की बड़ी चर्चा है, लेकिन बाबा अभी समुद्र तटों का सर्वे करके आए हैं। कुछ तस्वीरों के हाँ, जरिए मालूम हुआ। कैसा रहा आपका सर्वे? अच्छा सर्वे रहा। हम्म। और थोड़ी सी आपाधापी, थोड़ा सा भाग दौड़, 5-6 दिन। तो दक्षिणी गोवा, फिर वहाँ से ये गोकर्ण और उडुपी, ये वाला हिस्सा, उधर मुर्देश्वर वगैरह। हम्म। और उसके बाद में अकूत इच्छा थी कि वेस्टर्न घाट्स वाली ट्रेन में कभी बैठे नहीं हैं, तो उडुपी से ट्रेन ली और कारवार तक, जो कि गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर है, 250 किलोमीटर की दूरी, हम्म। वो ट्रेन से तय की। तमाम सारे जंगलों और केव्स और इन सब से निकलते हुए, टनल्स, केव्स तो गलत शब्द है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और आखिर में थोड़ा सा शहरी गोवा देखने के लिए पानाजी, हम्म। पानाजी में भी 2 दिन। तो पंजिम के वो चर्च वगैरह देखे, शहर देखा। पोर्चुगीज़ जो बसाहट है बेसिकली, वो उनका आर्किटेक्चर देखने का बहुत मन था, तो उसका आनंद लिया गया। वो तो इस तरह से आपने वो वाला पुलिस स्टेशन देखा जहां अजय देवगन ने लाश गाड़ी थी? लेकिन आपके अच्छा, जन्मदिन पर। हमने वो फिल्म ही नहीं देखी अच्छा। जिसमें अजय देवगन है। हम अजय देवगन की फिल्में नहीं देखते। एक मजबूरी है कि बस वो बोलिए जुबा केसरी देख लेता हूँ मैं। आपके जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों के बधाई संदेश हमको मिले हैं। जल्दी से खाली वाह, नाम पढ़ देता हूँ। गुरु, गौरव अवस्थी, दिनेश खोईवाल, मिथुन कुमार, रितेश राज, नरेंद्र सेन, बख्श, नितिन थेटे, अमृत कुलकर्णी, सुमन वत, संजय कुमार, तरुलिका, राणा रवि, मुकेश गोयल, आनंद तिवारी, चंदन, अजीत कुमार, सतविंदर, प्रियांशु, यशवंत, जनार्दन, वकंकार, अलका सिंह, जानवी, खगेंद्र। बहुत सारे नाम है, अभी भी मैं बहुत सारे छोड़ ये दे रहा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो वाली फीलिंग आ रही है अभी। बिल्कुल वही फीलिंग आई। नहीं नहीं, शीतल सब ने जिन्होंने शीतल जी ने चिट्ठी लिख के भेजा है कि बाबा आपको मेरी उम्र लग जाए, ज्ञान का डोज देते रहिए, लोगों को रोस्ट करते रहिए, कुलदीप भैया की बात को बीच में काटकर अपनी बात पूरी करते रहिए। मेरे मेरे इकलौते पसंदीदा झोटे और दाढ़ी वाले बाबा, लव यू 3000। अरे बाप रे। नहीं नहीं, सबको ही बहुत गुरु धन्यवाद, क्योंकि कई लोगों ने इंस्टा पे भी मैसेज किया। हम्म। 3 ताल सुनने वाले लोग सबसे एक्टिव रहे। हमने बहुत चतुराई से फेसबुक और इन सब जगहों से अपनी जन्म की तिथि गायब कर दी थी, ताकि वो बम्बार्डमेंट नहीं रहे। हालांकि दिन भर फ़ोन टिंग टुंग करता रहता है, जी। लेकिन हम उस दिन थोड़ा सा बैड कनेक्टिविटी वाले हिस्से में भी थे, तो मोबाइल डेटा बहुत काम नहीं कर रहा था। अच्छा। अभी लेकिन सबके संदेश मिले तो सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। और दुआओं से उम्र बढ़ती है, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है।
बिल्कुल। तो आपकी वजह से मैं दुनिया मुझे ज़्यादा झेलेंगी। इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मुझे ना वो, मैं बाबा और मेरे पूर्व संस्थान में अभी एक सर्वे हुआ, उस पर आएंगे बाबा के पास भी, लेकिन पहले ताऊ आपने एक ट्वीट किया उसमें, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु वाला, जिसका जिसका बड़ा ब्रिटिश हम्म। ब्रिटिश शब्दावली के इस्तेमाल से वो किया गया, उसका कुछ ऐसे मीनिंग तो निकला नहीं, लेकिन उसको पढ़ के बहुत मजा आया। बैड नहीं, रेनी मेरा ट्वीट मीनिंग लेस। लेस ही होता हाँ। है ना? तो उसका कुछ मीनिंग निकल जाए तो फिर बुरा हो जाता है आजकल के जमाने में। पर मैं क्या कहना चाहता था, ये पहुंच गया लोगों तक। हाँ, माय सैड शिट। तो लेकिन बाबा, आपके मेरे पूर्व संस्थान पे एक इनकम टैक्स का सर्वे हुआ बीबीसी पर। हम्म। तो ठीक है, वो तो हम्म। सर्वे हुआ और जो भी उसमें चीजें आएंगी निकल के आएंगी, लेकिन बीबीसी, बहुत लोग इस ये जानना समझना और चाहते हैं बीबीसी है क्या। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सबसे पहले बीबीसी ने प्रसारित की, और एक जमाने में बीबीसी सोर्स होता था गांवों में एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन खबर का, कि बीबीसी पर आ गया है तो ये सही ही है। तो हाँ, बीबीसी है तो सच है, हाँ, उस तरह उनकी से। टैगलाइन भी कुछ इसी तरह की रही है। हम्म। तो बीबीसी मतलब जो भारत का आम, बाबरी डिमोलिशन को भी लोगों ने तब सही माना जब शाम को प्रसारण में बीबीसी ने कह दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे, इतने बज के इतने मिनट पे और इतने बज के इतने मिनट पे बारी बारी ऐसे ऐसे गुंबद गिरे थे। लोगों ने कहा अब तो बीबीसी बोल दे लेस भैया, अब तो सही है गिर गल। तो वो बतौर उपभोक्ता बीबीसी के, या बतौर श्रोता, बतौर पाठक, आप क्या पाते हैं बीबीसी से, और बतौर पत्रकार वहां काम करने के नाते, उस संस्थान का एक हिस्सा होने के नाते आप क्या पाते हैं, दोनों चीजें। दोनों तरह, मतलब बतौर उपभोक्ता अभी भी कंटेंट, क्योंकि उनके पास अ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा से रही है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन रही है, दुनिया के हर कोने से रही हैं, तो वो हमेशा, और उनकी पैकेजिंग जो होती है वो, उसमें वो सारी चीज़ों को, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बहुत ही एक इंडिविजुअल से लेकर बहुत ही वैश्विक दृष्टि तक उस तरह की अप्रोच में काम करने वाले संस्थान के रूप में हैं। तड़का नहीं लगाते हैं चीज़ों में अननेसेसरी। हम्म। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी वैसी सादी सादी सिंपल सिंपल कहने की आदत, क्योंकि वो उनका आकाशवाणी है, वो उनका दूरदर्शन है बरतानिया का। जैसे हमारे यहाँ भी आप आकाशवाणी के समाचार सुने, आप दूरदर्शन के समाचार सुने, तो उसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। सूचनाओं को सूचनाओं की तरह प्रसारित करने का काम किया जाता है। तो बीबीसी का अनुभव वही रहा। बचपन में एक नॉस्टैल्जिया था। बचपन में, मतलब आप ये समझ लें कि हमारे पिताजी नाराज़ ही इस बात पे होते थे कभी कभी, दिन भर मुस्कुराते रहने के बाद में शाम को अगर उस वक्त आप हल्ला छैहट करें जिस वक्त शाम का ट्रांसमिशन आ रहा है, तो वो थोड़ा गुस्सा होते थे कि यहाँ से बाहर जाओ, वो वाली स्थिति होती थी। तो बीबीसी के साथ में बड़े होना, खाड़ी युद्ध की आवाज़ें, स्कड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, है ना, कुवैत का पूरा मामला, बाबरी डिमोलिशन, ये सब चीज़ें बीबीसी पे सुनी। बीबीसी में अंग्रेज़ी सीखने के कार्यक्रम, करियर पे कार्यक्रम, तमाम तरह के और कार्यक्रम हुआ करते थे जो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज जैसी, या कई जगहों लोकेशंस पे जा करके वो खबरें करवाने में यकीन रखते थे। तो वो बहुत ही फर्स्ट हैंड और एक्सक्लूसिव कंटेंट भी होता था बीबीसी का। तो उसकी चेतना के साथ बड़े हुए। पहली बार सन 2004 में जब अपनी एक रिपोर्ट पहली बार बीबीसी में प्रसारित हुई चंद्रशेखर जी के बलिया के चुनाव के ऊपर, तो हम उस दिन काफ़ी रोए, क्योंकि हमने अपने पिताजी को भी मिस किया। हमारे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट था कि नहीं, वो अगर होते तो सुन पाते कि उनके सबसे फेवरेट रेडियो ट्रांसमिशन में उनके लड़के की आवाज़ आ रही है। और हमारे बोलने में हमेशा, मतलब बचपन से समस्या रही उच्चारण को लेकर के, क्योंकि मेनिंजाइटिस हुआ 5 साल की उम्र में। तो उसकी वजह से बहुत जगहों पे हंसी और उपहास झेला हमने। तो जब बीबीसी पे आवाज़ गई तो हमने कहा नहीं, सब सही है, डोंट वरी, चीते लगे बल्ले रहो। से जवाब दिया। हाँ, तो बल्ले से जवाब दिया। तो ये जो उपभोक्ता वाला जो मामला था, उसके बाद में एज ए जर्नलिस्ट बीबीसी बहुत ही कमाल की संस्था है। मतलब
वर्कर्स के राइट्स से लेकर के और एक ज़्यादा इंटीग्रेटेड व्यू दुनिया को लेकर के रखने वाली कोई व्यावसायिक कंपल्शंस नहीं है वहाँ पे, तो आप उस तरह के किसी दबाव में नहीं रहते हैं, क्योंकि विज्ञापन पर आप आधारित है नहीं, फॉरेन डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, काम चल रहा है। एक चीज़ ज़रूर है कि बीबीसी की जो लार्जर अप्रोच रही है वो वैसी ही रही है यहाँ भी, जैसी कि मूलतः अंग्रेज़ों की रही है। तो आपको अगर बीबीसी में काम करना है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में आतंकवाद के ऊपर 1-2 कॉपी बना दीजिए दिन में। 1-2 कॉपियाँ जो हैं वो किसी अफ्रीकी देश में भुखमरी और किसी सर्वेक्षण की बना दीजिए। एक आध कहानी जो साउथ एशिया से पॉलिटिकली आपको इंटरेस्टिंग लगे वो कर दीजिए। और सिंगापुर और जापान के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर के वाइट हाउस की रिलीज तक बरतानिया की एक आध खबरें। तो इस तरह से क्या है कि आपने पूरा दुनिया घूम ली और आपका काम पूरा हो गया, मोटा मोटा आपने वैश्विक कवरेज करके दे दिया। तो और उसमें बीबीसी कई बार ऐसा दिखता है कि वो अपनी सरकार को भी सेधता नहीं है, रगड़ देता है जब रगड़ना होता है तो। लेकिन केवल उतना भर होता नहीं है, बीबीसी के अपने खुद के भी एजेंडे होते हैं। जैसे बहुत आसान नहीं होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लेकर के और फ़लस्तीन पे या बाकी जगहों पे आप बातचीत करें, तो थोड़ी सी विचित्रता है वहाँ पे। और अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली यही है कि बीबीसी के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से यूरोप का एक दखल, एक प्रभाव, एक वर्चस्व बनाने की तो कोशिश रहती ही है उन तमाम सारे देशों में जहाँ पे बीबीसी वर्ल्ड सर्विस काम करता है। और वो कॉमनवेल्थ को संचार की परिधि और विन्यास बताने में उनका जो पूरा का पूरा योगदान है, उसके पीछे अपनी खुद की छवि भी है, उसके पीछे अपना खुद का प्रभुत्व भी है। विश्वसनीयता इसलिए बना के रखी गई है बहुत मजबूती से बीबीसी में, ताकि जब भी वो चीज़ों को कहें लोग उन्हें सच माने। हाँ, डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में उसका एक असर होता है जी उस मयार का। एक चीज ये कि जो बतौर जर्नलिस्ट जो 2-3 चीजें मुझे ठीक लगी वहां काम करने के को लेकर के, कि सबसे जल्दी खबर ब्रेक करने की हड़बड़ी नहीं है। तो उससे ये है कि ज्यादा आप जो बाकी जगहों के लिए भी वैसे सूत्र है पर इतना फॉलो नहीं होता, 2 सोर्स वेरिफिकेशन। अब किसी भी खबर को आप तब तक प्रसारित ना करें जब तक उसको अधिकतम 2 सोर्स, न्यूनतम 2 सोर्स से वेरीफाई ना कर लें। दूसरा या तो साक्षात आपका रिपोर्टर हो और दूसरा एजेंसी है या और हम लोग को एक लाइन कही जाती थी बीबीसी न्यूज रूम में, व्हेन देयर इज डाउट कीप इट आउट। हाँ, कट इट आउट। तो यही। और दूसरा ये कि कोई भी स्टोरी तब तक पब्लिश नहीं करेंगे जब तक दोनों तरफ की बाइट्स नहीं होंगी, भले ही वो बाइट्स कैसी भी हों। पर अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष नहीं है किसी राजनीतिक मुद्दे पर, तो उसको पब्लिश करना गुनाह माना जाता है, या एक पक्ष जो आलोचना कर रहा है और दूसरी तरफ जो पक्ष है। एनालिटिकल स्टोरीज में भी थियोरिटिकली तो यही बताया गया है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। वो कई बार लीगली करेक्ट कॉपीज होनी चाहिए। पर एक चीज ये भी देखी है कि जो उनका वर्ल्ड ओवरव्यू है, जो आप बात कर रहे थे कि खासतौर से आप जब अंग्रेजी मीडिया में जो खबरें छपती हैं और जो हेडलाइन से छपती हैं, खबरों का सिलेक्शन क्या होता है कि होम पेज पर टॉप 5 खबरें कौन सी हैं, वो काफी ब्रिटिश नजरिया से ही होता है। वो ऐसा लगता है कि उनकी समस्या ही वही है, मतलब व्हाइट मैन्स बर्डन वाली अप्रोच है। उनका जो चार्टर है, जो बीबीसी का जो एक तो वैल्यूज हैं और जो चार्टर है, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि उस चार्टर में कि टू रिफ्लेक्ट द यूनाइटेड किंगडम, इट्स कल्चर एंड वैल्यूज टू द वर्ल्ड। तो वो खुद भी ये कहते हैं कि यूके का कल्चर और उसके वैल्यूज को हम रिफ्लेक्ट करें अपने अपीयरेंस में। बिल्कुल। ताऊ, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, मतलब बीबीसी कंज्यूमर के तौर पे? मैं कंज्यूमर के तौर पे बचपन से बहुत प्रभावित था, और चूंकि हम सब एक तरह से कहें कि ये बड़े जब हुए ना, तो हम उदाहरण देते हैं, जैसे बाबा ने भी उदाहरण दिया कि स्वर्ण मंदिर की घटना हो, बाबरी मस्जिद की घटना हो, इराक कुवैत वाला मसला हो, खाड़ी युद्ध जिसे बोलते हैं, हम बीबीसी से कंफर्म करते थे इंदिरा जी की हत्या की खबर हो, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सिर्फ सरकारी
संस्थाएं थी जो न्यूज देती थी। हम्म। अखबार तो दूसरे दिन आते थे। उस दिन की न्यूज जो है वो सरकारी संस्थाएं देती थी, जिसपे सरकार विभिन्न कारणों से अपना नियंत्रण रखती थी, सूचना कब दी जाए और कितनी मात्रा में दी जाए। आज के दिन में वो बात रही नहीं है। आज अगर किसी की हत्या नहीं भी होती है तो भी खबर चल जाती है, इसके पहले की मृत्यु हो खबर चल जाती है, फिर उसका खंडन होता है। तो अब वो बात नहीं है। दूसरा, बीबीसी के बारे में मैंने अभी एक लाइन कही थी जो हेडलाइन के रूप में यूज हुआ कि बीबीसी इज फियर्सली इंडिपेंडेंट इन इट्स बायसेस। हाँ, आप जो india.in पे दर्पण सिंह की एक स्टोरी छपी है। हाँ, हाँ, उसकी हेडलाइन थी। क्योंकि बीबीसी का जो इंडिपेंडेंस है वो इस बात से आता है कि ब्रिटिश सरकार भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो अकेला सा एक एंटिटी है दुनिया में जो कि पब्लिक के पैसे से डायरेक्टली चलती है। लाइसेंस फी वाला जो स्ट्रक्चर है। हाँ, उसको कोई बजट जो है ना वो सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है एलोकेट करती होगी दूरदर्शन को, वैसा नहीं है। एक फिक्स्ड फी है जो हर आदमी ब्रिटेन का देता है और उससे वो चलता है। और अब कुछ अतिरिक्त आमदनी भी, जैसे अभी जो हाल में मैंने सुना वो अबाउट 3.78 बिलियन पाउंड्स जो है वो जनता से लेती है, और बाकी जो है वो अपने कमर्शियल स्टूडियो इत्यादि फिल्में बना के उससे बनाती है। तो उनको किसी बात का डर नहीं है, इसलिए वो ब्रिटिश सरकार से भी नहीं डरते। अब ब्रिटेन में ये प्लान चल रहा है कि इसको ये लाइसेंस फी को खत्म किया जाए। पब्लिक से हम फालतू का पैसा क्यों ले रहे हैं, जबकि और भी चैनल्स तो हैं, स्काई न्यूज है, आई टीवी या जो भी है, बहुत सारे वहां पे लोकल। पर यह है कि ब्रिटेन अपने प्रभाव को दुनिया में रखने के लिए इसको रहने देगा, चलाएगा, उसमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। पर एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीबीसी लोगों द्वारा चलाई जाती है और एक अरसे से एक तरह के लोग उसको चलाए जा रहे हैं। तो उससे जो इनहेरेंट बायसेस होते हैं वो होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो भारत के खिलाफ या किसी देश के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ को एजेंडा बना के चलाएगी। पर जो कुछ भी उनके वर्ल्ड व्यू में फिट होता है या फिट नहीं होता है वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ही उनके काम में, और इसको हमको सबको स्वीकार करना चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और वो आपको याद होगा ना, लेडी डायना का इंटरव्यू उस बाद में वो क्राउन में भी दिखाया गया। बाबा तो क्राउन देखते हैं, हाँ, बीबीसी ने ही लिया, और उसको लेकर के कितना दबाव था। डायरेक्टर जनरल से बात होती है कि चलाएं कि नहीं चलाएं, या करें या नहीं करें, क्योंकि सीधे राज परिवार के अगेंस्ट जाता था वो इंटरव्यू। पर वो इंटरव्यू आया और वो पूरी दुनिया उससे जो है हैरान थी बाद में कि ये कैसे बाय द वे वो इंटरव्यू कैसे लिया गया ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। हाँ, खैर वो भी, हाँ, है कि ना? हाँ, कितना उसमें मैनिपुलेशन है या नहीं है, यस। तो हाँ। चलिए, तो आज अपन किन किन। हाँ, लेकिन केवल बात देखिए, हमको लगता है कि बीबीसी कोई गाय है और बाकी सब ब्रॉडकास्टर जो है वो भैंस है, तो ये ऐसा है नहीं। और ऐसा लगना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि बीबीसी ने दुनिया का ठेका ले रखा है और बीबीसी जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा। ये सब ये कल्पनाओं में रहना नहीं चाहिए, ये स्वयं को धोखा देने वाली भी चीज़ें हैं। कंटेंट जनरेशन अच्छा होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड या लोगों के चंदे से, पैसे से चलने वाले चैनलों पे। जैसे आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के केवल आर्काइव्स अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि पिछले 4-5 दशक में, 6 दशक में, 8 दशक में जो बेस्ट ऑफ इंडिया है वो सब उन्होंने रिकॉर्ड किया है, वो सब उन्होंने संजो के ये भी रखा एक बहुत बड़ा सच है। किसी भी और संस्था ने, हाँ, किसी ने भी साहित्य पे, संगीत पे, कलाओं पे, वैविध्य पे इतनी डिटेल में काम किया ही नहीं है जितने डिटेल में आकाशवाणी ने और दूरदर्शन ने, प्रसार भारती ने जो काम किया है। हमारे यहाँ सिनेमा के लिए भी पैसे पहले दिए जाते थे, ये बच्चों के लिए फिल्में बनाने के लिए और उनके लिए चीज़ें बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। तो इस तरह का काम, कमाल का काम दूरदर्शन, और हम लोग की एक आदत बहुत ख़राब है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर वाली जो कहावत है, तो उसमें कभी भी हम आकाशवाणी और इन सबको सामने नहीं रख पाते। हाँ, उन्होंने
जैसे दूरदर्शन को, आकाशवाणी को सबसे ज़्यादा क्षति जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे हुई कि नहीं, उसको कह दिया गया कि नहीं ये तो पूरी तरह से नैरेटिव कंट्रोल्ड ब्रॉडकास्ट एजेंसी है, और आगे भी उसी तरह से होता रहा। लेकिन कंटेंट बीबीसी की जो खूबसूरती है वो केवल समाचार नहीं है, वो बहुत सारी और जानकारियाँ, बहुत सारी और डॉक्यूमेंट्रीज हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पे कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं, वो दरअसल बीबीसी की हुई चीज़ें हैं। नेशनल ज्योग्राफिक ने उनसे ख़रीदा है, डिस्कवरी ने उनसे ख़रीदा है और उसको दिखाया है। उनके अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ के चैनल्स हैं, उनके अपने रेडियो के चैनल्स हैं, उनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अल जज़ीरा का काम, अब आप देखिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है और प्रोपेगेंडा में माहिरीन है, और भगवा रंग चला करके हरा एजेंडा चलाते हैं, भगवे रंग में अपना डिज़ाइन रख के, है ना, उनका कलर लोगो सब भगवा है और एजेंडा पूरा हरा है, और हरे में भी सेलेक्टिव हरा है कि इन 3 देशों के साथ रहेंगे और बाकी 5 को पेलते रहेंगे। तो विद इन मुस्लिम वर्ल्ड वो डिवाइड करके और खेलने वाला है। तो कतर का इंटरेस्ट जो है वो अल जज़ीरा का इंटरेस्ट है, लेकिन अल जज़ीरा का आप काम देखिए, क्योंकि स्टेट से पैसा मिल रहा है, विज्ञापन पे उतनी निर्भरता नहीं है, तो आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए। उन्होंने मुंबई वगैरह के ऊपर, यहाँ की झुग्गियों पे, यहाँ के नाइट लाइफ पे, दिल्ली की नाइट लाइफ पे, क्राइम्स पे तरह तरह की डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, और कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज। कतर छोड़ के वो पूरी दुनिया को कवर करते हैं वो। हाँ, कतर के अलावा चिराग तले ही अंधेरा है वहाँ पे, बाकी हर तरफ उन्होंने 360 लगा रखा है। और अल जज़ीरा को मैंने हमेशा कंटेंट के मामले में मैंने हमेशा उसे पसंद किया, क्योंकि खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अल जज़ीरा कर रहा था अपने टाइम में, उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बीबीसी वगैरह में नहीं हो रहे थे। बाय द वे, लाइव ब्लॉग की शुरुआत जो है वो बीबीसी में हुई, और वो विंबलडन और ये यूएस ओपन वगैरह की कमेंट्री के लिए शुरू हुई थी। तो वो जो डिजिटल लाइव ब्लॉगिंग वाला काम है, जो आगे चल के ब्लॉग 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 पूरा दुनिया हो गई, तो उस तरह की चीज़ें इन्होंने बहुत सारी ट्रेंड्स भी डिफाइन किए इन सारे संस्थानों ने। तो प्राइवेट वेंचर और पब्लिक ब्रॉडकास्टर में एक बुनियादी फ़र्क रहेगा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर पीपल्स मनी या पैट्रनेज ऑफ स्टेट, उससे चलने वाले संस्थान हमेशा बेहतर कंटेंट जुगाड़ करके, जमा करके आपको देंगे ही। जैसे उनका चार्टर है कि ब्रिटेन के कल्चर और समाज को दिखाने, दर्शाने का काम, उसी तरह से हमारे समाज को और हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को दिखाने, समझाने का काम दूरदर्शन करता है। बाकी भी चैनल्स अपनी अपनी जगहों पे कर रहे हैं। तो बीबीसी से ये अपेक्षा, हाँ वो बीच बीच में दिखाते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ सबसे कि डिप्लोमेसी में ये एक स्ट्रेटजी होती है कि नहीं नहीं, आप बीबीसी को इस तरह से मत देखो कि ये बरतानिया सरकार की टट्टू है। आप इसको इस तरह से देखिए कि एक विश्वास करने योग्य है। बीच बीच में अपने राजा को भी पेल देते हैं, है ना, ये तो रानी को नहीं छोड़ते हैं। तो उस तरह से दिखा करके आप, ये डिप्लोमेसी में बड़ा काम आती हैं सारी सारी चीज़ें। अमेरिका लोगों को, जो जेएनयू में बैठ करके वाम की राजनीति कर रहे होते हैं, उनको भी अमेरिका पसंद आता है। उनको लगता है कि वहाँ पे माइकल मूर है, वहाँ चॉम्स्की हैं, है ना, इट्स अ गुड प्लेस, नॉट ऑल अमेरिकन्स आर बैड, उस तरह से तर्क आना शुरू हो जाता है। ये सब ईज है ना, फिस निकालते रहता है। अमेरिका का कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बर्बाद, मतलब सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाला रहा, और अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा क्रिटिक भी है कैपिटलिज्म का। ये बैलेंसिंग है डिप्लोमेसी में लार्जर लेवल पे। हाँ, बैलेंसिंग, वैसे बीबीसी की बड़ी आलोचना का एक बड़ा बिंदु बैलेंसिंग भी रहा है। तो अपन आज किन किन विषयों पे बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सर्वे पे बहुत लंबी बात हो सकती है। छापे में कुछ मिला है, ऐसा बता कुछ रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से है कि कुछ अनियमितताएं मिली, लेकिन बहुत अभी क्लियरली उसके डिटेल्स अब कुछ सोर्सेस है बाय द वे, मतलब ये सब ऐसे डिपार्टमेंट सरकार के हैं, हाँ, जो किसी के भी घर जा सकते हैं और वहां से कुछ भी अनियमितता लेकर निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ कानून इतने पेचीदा है कि कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। वही लोग लिख रहे थे कि रिइंबर्समेंट की स्लिप्स एम्प्लॉइज की निकालने की। हाँ, और क्या। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है परीक्षाओं पे, क्योंकि परीक्षाओं का महीना चल रहा है। ये फरवरी और मार्च में जो है परीक्षाएं होती हैं। तो परीक्षा हॉल के दृश्यों पर, नकल के तरीकों पर। अच्छा, नकल वाली है, हमको लगा कि आप अडानी जी वगैरह के बारे में आपने कहा था एक बार परीक्षाओं पे बात करनी है, पर आपने कहा था कि परीक्षा पर चर्चा जब हो जाएगी प्रधानमंत्री की, उसके बाद करेंगे। तो वो हो गई है। तो अपन आज परीक्षाओं पे, और परीक्षाएं क्या सिखाती हैं, नकल के तरीकों पर, और पकड़े जाने के बाद की भाव भंगिमाओं पर। और उसके बाद 2 बिजार खबरें हैं
जहां रेलवे पुलिस ने एक जूता ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और फिर एक शहर ने बैन कर दी तंदूर की रोटी। जगह है वो मध्य प्रदेश का जबलपुर। हालांकि बाद में जनता के भारी विरोध के बाद ये फैसला वापस लेना पड़ा। तो उस बहाने तंदूर पर और रोटियों पर बात करेंगे। आखिर में प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी तीन ताल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी और लिपि में लिखी गई चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, सरहद के उस पार से। तो और बहुत दिनों के बाद हम लोग जूम कॉल पे तीन ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस हिस्से में हमें परीक्षा पर बात करनी है। परीक्षा और नकल पे भी बात करनी है, क्योंकि भारत में ये माना गया कि परीक्षा और नकल पर्याय हैं एक दूसरे के। और जो नकल पकड़ने वाला दस्ता होता है उसको सारी तरकीबें पता होती हैं, इसके बाद भी वो कई बार कुछ नहीं कर पाता। एक जमाने में दस्ते का खौफ भी था। 10वीं 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के परीक्षाओं का ये समय आ गया है लगभग। लेकिन मैं थोड़ा ना गंभीरता से शुरू करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा ये चाहता हूँ बाबा, इसको इस तरह से एक बार अपन पहले एक बार तौलने की कोशिश करें कि ये जो स्कूल की परीक्षाएं हैं, जो विद्यार्थी जीवन की पहले एग्जाम्स होते हैं, या जो बड़े एग्जाम्स हैं जैसे बोर्ड एग्जाम्स कहे गए, वो कितना तैयार कर पाते हैं जीवन की जो असल चुनौतियां या असल परीक्षाएं हैं उनके लिए। जैसे मैं कंटेंट की, आप जो कथ्य तथ्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप गणित कितना काम आता है या वो कितना काम आता है, पर वो जो 3 घंटे आप बैठते हैं एक परीक्षा में, वहां से आप क्या चीजें सीखते हैं जो आपको हमेशा काम आती हैं। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट उसमें से एक है कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज करेंगे। 20 सवाल आपको करने हैं, या ये सिखाती हैं कि जो तुम्हारे लिए है उसको अटेम्प्ट करो और जो नहीं है उसको त्याग दो। मतलब अपनी स्ट्रेंथ पर आप खेलने की कोशिश करो। या प्रायोरिटीज सेट करना सिखाती हैं कि मैं 14वें नंबर के सवाल से शुरू करूंगा अपनी परीक्षा देना। ये मेरा एक तो डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होती है। या प्रेशर में, जिसको कहते हैं ना कि प्रेशर में परफॉर्म करना है, आपके पास समय सीमित है, तो विद्यार्थियों के लिए जो पहला प्रेशर, अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस देने के जो मौके होते हैं वो परीक्षाएं ही होती हैं। फिर वो आपको तमाम तमाम जीवन में देना होता है। तो वैसे उस लेवल पे बिल्कुल। परीक्षाओं ने क्या 3 चीजें मूल रूप से परीक्षाओं से लब्ध होती हैं। परीक्षाओं की पहली तो मूलभूत आपने वही 3 कहा चीजें कि हैं। एक तय समय में आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि आप सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते हैं, पाठ के बाद पाठ, पाठ के बाद पाठ। कितना गया मैदे में, कितना गया मगज में, इसका इसका अनुमान लगाने के लिए कुछ तो एक पैमाना रखना पड़ेगा। और वो एक आत्मावलोकन भी है न्यूट्रल, कि कितने पानी में आप उसमें, मतलब आपको पता। हाँ हाँ, कि आप कितने पानी में। तो मेन जो उसका मकसद है वो यही है कि कितना गंभीरता से आपने इन पाठों को समझा है और जाना है। उसमें संकट ये है कि रटंत विद्या वाले पे आ गए। नहीं तो मूल रूप से होना यही चाहिए, और यही अपेक्षा होती है। परीक्षाओं के पीछे का मकसद यही है कि उसका मक्खन आप प्रस्तुत करें। आपने 10 किलो दही जमा लिया इकट्ठा कर करके, अब आपसे कहा गया कि इसको मथ के आप मक्खन दें, तो उसमें से आपने 1 किलो मक्खन निकाल करके दिया। अच्छा, वो असीमित नहीं हो सकता है, नहीं तो आप जो है पाठ्य पुस्तक लिखने लग जाएंगे। तो उसकी एक सीमा है। जैसे डिबेट में टाइमिंग का वो रहा है कि कोई डिबेट 5 मिनट की होती हैं, 3 मिनट के बाद में पहली बेल बज जाती है। कुछ डिबेट्स जो हैं वो 7 मिनट की होती हैं, 5 मिनट के बाद पहली बेल बजती है। और हमने कुछ बड़े लॉन्ग फॉर्मेट डिबेट्स भी अटेंड किए हैं जहाँ पे 10 और 15 मिनट का भी समय रहा है। तो वहाँ पे वो है। तो आपको समय की दक्षता जो है वो दूसरी चीज़ है। तो पहला कि कंटेंट आपने कितना सोखा, दूसरा कि आप एक तय समय में उसे बता पाएँ, और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, कि आपने जो लिया है आगे आप क्या दोगे, प्रेजेंटेशन। आपने जो सीखा है, जो समझा है, उसको आप समझा पाने की स्थिति में हैं कि नहीं है। एक्सप्रेशन क्या है। तो आप जब आंसर लिखते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, इस कथन की समीक्षा की विवेचना कीजिए।
समझ तो तो वो गए हो, समझाओगे कैसे वो? हाँ, तो समझाओगे कैसे? आगे आने वाले पीढ़ियों को आप कैसे बताएंगे? आप अध्यापक होंगे, या आप बैंक में होंगे, या आप चिकित्सक होंगे, आप इंजीनियर होंगे, तो आप समझाएंगे क्या? कोई बतलाए, वो बतलाएंगे क्या? है ना? तो ये 3 चीजें हैं कि आपने कितना सोखा, आप उसमें से कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, और उसको एक सीमित समय में कितने अच्छे से दे सकते हैं। तो व्हेन यू राइट अगेंस्ट द टाइम, तो उसमें ये होता है कि आपको फिर छिछलापन नहीं करना है, आपको वो सारी महत्वपूर्ण बातें सार गर्भित करते हुए लिखते जाना है जो कि अपेक्षित है आपसे। तो ये है परीक्षाओं को लेकर के, ये 3 चीजें उसके गंभीर स्वरूप के ऊपर है। बाकी बच्चे की परीक्षा, रोज विद्यालय जाना स्वयं में एक परीक्षा है। बाद में मजा आने लगता है, मजबूरी में शुरू करता है। विद्यालय जाना पहली परीक्षा है ना? रोज किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए तो विद्यालय जाना, इसको लेकर के कोई भी बच्चा सहज नहीं होता, लेकिन विद्यालय नहीं जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें उसको अभी सुरुचिपूर्ण नहीं लग रही हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उसकी आगे सुरुचि हो सकती है, उसकी अभिरुचि हो सकती है, और वो उसमें विशेषज्ञताएं भी हासिल कर सकता है। तो कई बार चीज़ें करवानी पड़ती हैं, बाल मन के ऊपर आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम बनता है, और वो पाठ्यक्रम ही परीक्षा का उन्नायक है। पूरा जो परीक्षा आपकी होती है ना, उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पाठ्यक्रम। उस विषय में आपको साल भर में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ये एक पूरा एनसीईआरटी का, इन सब का काम होता है, सिलेबस डिज़ाइन करने का, कंटेंट डिज़ाइन करने का। इसी के बेसिस पे फिर तो परीक्षाएं होती हैं। आप लेकिन बाबा परीक्षा जब लिखते थे तो मैं ये आप लंबे उत्तर लिखने वाले लोगों में से थे, या क्रिस्प किंतु स्पष्ट और जिसमें सब कुछ आ रहा है, जैसे एक हाँ, जहाँ पे लंबे उत्तर लिखने की आवश्यकता होती थी, तो मतलब कुछ लोग थे जो भरते थे? 17 पेज 18 पेज तक भी एक जवाब ले जाते थे। अपने से कभी वो हुआ नहीं। अपन हद से हद 5-6 पेज दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब में हमने लिखा है। लेकिन कोशिश ये अपनी हमेशा रही कि अच्छी सब हेड्स दे करके और हर पहलू को छूते हुए चला जाए, और किसी भी परीक्षा में कभी कोई अच्छा। प्रश्न छोड़ा नहीं। हाँ, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ प्रश्न छोड़ दिए हों। जब बहुत ही लगा कि लाचार हैं तो दार्शनिक हो गए। आइडिया ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लिया। सवाल क्या पूछते हो? हाँ, नहीं, जैसे जवाब दो। इंटरनेशनल लॉ पे कोई सवाल आ गया है ना, कि इंटरनेशनल लॉज के ऊपर कोई सवाल आ गया कि ये क्यों बना, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इंटरनेशनल लॉ कैसे लॉ मेकिंग को नेशनली प्रभावित करता है, तो वहाँ शुरू हो गए, और बीच बीच में खूब सारे उदाहरण देते रहे इंटरनेशनल लॉज के या ट्रीटीज के, ताकि उसको ये, भाई अध्यापक को ये थोड़ी जानना है कि हमने किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। अध्यापक को ये जानना चाहिए कि उसको इस विषय की समझ है कि नहीं है। तो हम कई बार कहते थे कि पुस्तक से काम लो, कई बार कहते थे समझ से काम लो। वैसे मौखिक परीक्षाएं होती तो उसमें तो खैर आप कभी भी आपको कोई बीट नहीं कर सकता था। मौखिक और लघु दीर्घ उत्तरीय होती। हाँ हाँ। तो ताऊ, तो आपके क्या मतलब, आप किस तरह के एग्जाम राइटर रहे हैं? लंबे लंबे जवाब लिखना है, या आधा आता था, आधा थोड़ा बहुत नकल भी कर लेते थे, या नकल नहीं की कभी? देखो, हमारे यहाँ परीक्षा को परीक्षा बोलते हैं, स्वेच्छा नहीं बोलते। परीक्षा। तो हर आदमी के जीवन में वो दिन तो आता ही है। अपना क्या होता था, छमाही होती थी, एक तिमाही नहीं होती थी हमारे टाइम में, अब तो तिमाही भी होती है। छमाही होती थी एक, जो कि इंटरनल मामला होता था, है ना, जिसमें कि क्लास टीचर, क्लास का जो आपका सब्जेक्ट का टीचर है, वो गेस करता था कि किस लेवल पे आप पहुंचे हो, फिर क्या करना है आपके साथ, ये निर्धारित होता था, और आप एक बार परीक्षा देते थे सालाना, जो सचमुच की परीक्षा होती थी। मैंने उस परीक्षा को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। इसका मुझे दुख है। अब मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा कि ना लें। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैं पढ़ता उत्साह के साथ था,
ये बात सत्य है। जो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आता था, मैं उसको भाव नहीं देता था, उसको अनमने ढंग से पढ़ता था। बाकी मैं उत्साह के साथ पढ़ता था, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक टाइप का था, तो मैं अतिरिक्त चीजें भी जान लेता था उसका। और परीक्षा में मैंने कभी भी अब बहुत दिनों के बाद वो सोचने लगा कि मैंने कैसे इस राह पे चल पड़ा हूं जिस राह पे चल पड़ा। तो उसका कारण यह भी है कि मैंने परीक्षा के उत्तर जो एक परंपरागत टाइप का उत्तर होता है, यू नो, सवाल पूछा गया उसका उत्तर ये होगा, टीचर ने बताया, सब लगभग वैसा ही लिख रहे हैं। मैंने वैसा नहीं लिखा कभी। मुझे जितना आता था वही लिखा, मैंने कभी रटा नहीं। तो जितना आता था उसमें क्या करता था, मैं थोड़ी सी गोची मारता हाँ, था। ये मैंने 8वीं से शुरू कर दी थी गोची मारना। गोची क्या था, मैं जिस सवाल का उत्तर नहीं जानता था अच्छी तरह से, उसमें मैं शेर व शायरी, कविताएं, यहाँ वहां क्या अननेसेसरी रेफरेंसेस डाल के कि ठीक है आपने यह पूछा है या मुझे नहीं आता है, लेकिन ये रहा जो मुझे आता है और मैं उसको भर जरूर देता था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा बैठा हुआ हूं कि इसका आंसर क्या था। मैं शुरू हो जाता था। उसका उसका शायद उसी का परिणाम है कि मेरा रास्ता बदल गया आगे चलकर। पर परीक्षाओं की एक होती है धुकधुकी, मुझे कभी नहीं हुई। नकल, चूंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहां, ऐसे राज्य में था जहां नकल एक मतलब उत्सव की तरह है, लेकिन ऐसे स्कूल में था जहां जो कि आइलैंड की तरह था, एक समंदर में। तो वो सीखा ही नहीं, और वो एक तरह से अच्छा ही रहा। अपन बहुत ज्यादा ठीक ठाक मार्क्स आते थे, पास कर जाते थे, ठीक है, मेधावी छात्र माने जाते थे, इतना ही। पर अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है एग्जाम वॉरियर्स, उस तरह की किताब तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, और मैं उस तरह की सलाह भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि परीक्षाओं को मैंने उस तरह से नहीं लिया जैसे कि मुझे लेना चाहिए था। अब तो बीत गई है बात, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। पर परीक्षाओं को आदमी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि जीवन आगे ना परीक्षा ही परीक्षा है, एक एक दिन परीक्षा है। तो अगर आपने उसको सीरियसली लिया होता तब तो फिर आगे जो है आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैंने नहीं लिया, तो उसके कारण मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी जीवन की परीक्षाओं में मैं सफल नहीं होता, या कह लो कि चूंकि सीरियसली नहीं लिया कभी भी, तो अभी भी नहीं लेता हूं कि आ गई मुश्किल तो फिर when we will cross the bridge when it comes to it, वो वाला सिद्धांत है। तो वो गलत बात है। आपको हमेशा ये इसके लिए तैयार होना चाहिए कि किसी समय परीक्षा हो सकती है, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, और वो आती ही आती है सबके जीवन में। तो आप प्रीवियस नाइट में प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं, वैसा भी मैं नहीं करता था। कभी कभी मतलब कॉलेज में मैंने किया ऐसा कि पिछली रात जो है एकदम जला दी, बर्निंग फ्रॉम बोथ एंड्स, और सुबह जाके एग्जाम दे दिया खुशी खुशी। पर ऐसे परीक्षा के जो दिन आते थे तो मुझे कभी भी कोई दुखी नहीं होती थी, कोई संशय नहीं होता था, ये नहीं होता था परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इस दिन है, वो सब कुछ नहीं हुआ कभी भी। मुझे एक बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे भी कभी दुखी या घबराहट नहीं हुई परीक्षा से पहले, लेकिन मुझे आज भी कभी कभी ये सपने आते हैं कि गणित का एग्जाम है और मैं हिंदी की तैयारी करके चला गया हूँ, या एग्जाम आज है और मैं एक दिन लेट पहुंचा हूँ तारीख की गफलत में, और ये सपने बंद नहीं हो रहे हैं, जबकि मुझे हाँ, कभी ये भी प्रचलित परीक्षा का सपने भय हैं। नहीं रहा। हाँ, आप लोग हाँ, को भी तो आते हैं क्या, मतलब ये वाले? नहीं, परीक्षा के कभी नहीं आए। ये जरूर हुआ कि अब जैसे हमको 55 36 43 हमारा अभी चेक रोल कर नंबर लेते हैं, था रुकिए हाई रिजल्ट। स्कूल यूपी बोर्ड में। तो हाँ। नहीं, ऑनलाइन नहीं था उस वक्त लेकिन नंबर अच्छे थे, तो 4 विषयों में डिटेंशन रही तो अच्छा अच्छा रहा। और परीक्षा के मामले में जो ताऊ कह रहे हैं ना कि परीक्षा के लिए तैयार है ना, हम लोग का जो हमारे, क्योंकि पब्लिक स्कूल में शुरुआती शिक्षा हमारी रही, तो वहाँ पे मंथली टेस्ट भी होते थे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था दिसंबर के महीने में। उसके बाद में क्रिसमस की छुट्टी हो जाती थी और एनुअल एग्ज़ाम फिर वही मार्च अप्रैल में हुआ करते थे। तो ये क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली और एनुअल,
इस तरह से 4 बार आप उसमें कसे रहते थे। तो एग्ज़ाम जो है वो एक हमेशा एक पैनिक लेके आता था। कभी हमारे साथ ये नहीं हुआ कि हम एग्जामिनेशन सेंटर देर से पहुंचे या नहीं पहुंच पाए या कोई परीक्षा छूटी हो। जैसे कई बच्चों को हम लोग क्लास में देखते थे कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या उनके यहाँ कुछ हादसा हो गया तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। हमारे यहाँ वो स्कोप ही नहीं था। हमारे यहाँ मामला बहुत क्लियर था कि एग्ज़ाम तो देना है बेटा, चाहे प्रलय आए चाहे जो है। शहर में कर्फ्यू लगा होगा तो तुमको सुरंग से ले जाएंगे, परीक्षा भवन तक पहुँचा देंगे। तो उस तरह से रहा और पैनिक कभी नहीं हुआ एग्ज़ाम में। इंटरमीडिएट तक तैयारी करके परीक्षाएं दी गई। इंटर में थोड़ी सी बेईमानी चिंदी चोरी शुरू की थी, लेकिन इंटरमीडिएट तक परीक्षाएं देना जो है वो बहुत ही नियम से परीक्षा के लिए तैयारी करना और जा करके परीक्षा देना, वो सारी चीज़ें रहीं। और उसके बाद से फिर जब हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम दे लिया तो फिर भय ख़त्म हो गया। तो मतलब जो एक अति उत्साह होता है ना परीक्षा का, भय तो कभी नहीं था, लेकिन एक हाइपरनेस होता है कि एग्ज़ाम है, वो ख़त्म हो गया। तो ग्रेजुएशन और उसके बाद में लॉ की पढ़ाई हमने मतलब केवल रात में पढ़ाई करके और एग्ज़ाम दिया। मतलब मैं अपनी कार में ऑडियो ट्यूटोरियल्स सुनते हुए जाता था। कंपनी लॉ के ऊपर ऑडियो ट्यूटोरियल सुन रहे हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचे और लिख आए और फर्स्ट डिवीज़न पुराने पॉडकास्ट लिसनर रहे हैं आप। कोई नहीं, बहुत मदद मिलती है क्योंकि लॉ में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये जो सीए वगैरह की पढ़ाई करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनको भी लॉ पढ़ने पड़ते हैं बहुत सारे। तो उनके लिए बहुत सारे कोचिंग वाले ट्यूटोरियल्स बनाते रहते हैं। तो कोई कंपनी लॉ आपको 20 मिनट में समझा दे तो उससे अच्छा क्या है। कोई खान सर टाइप का आदमी नहीं, सही है। अच्छा, एग्जाम वो है नकल जो है ना, जैसे हमने कभी नकल की नहीं, नकल करवाई ज़रूर है क्योंकि 5-6 लोग हमको घेरे रहते थे कि दिखा देना। वो बच्चों का एक वो होता है कि वो आइडेंटिफाई करके रखते हैं। तो कोई किसी का नाम पंकज है, पारितोष है और वो हमारा नाम पी से है, तो फिर उसमें ये है कि नहीं ये हमारे आसपास बैठेगा तो गुरु दिखा देना, बता देना गुरु, ये वो करके बड़ा मक्खन चिरौरी बड़े प्रेम से बात करना पूरे एग्ज़ाम भर। आखिरी परीक्षा के दिन फिर उनके तेवर बदल भी जाते थे, लेकिन बाकी टाइम वो सब बहुत ही सदाश्रयी रहते थे। टिकिया खाओगे, गोलगप्पा खिलाते, तुमको जलजीरा पियोगे तो वो हिसाब रहता था। और वो भी एक स्किल होती थी कि कैसे लापरवाही से बैठा जाए, ऐसे थोड़ा तिरछा रख के कि पीछे वाले को दिख भी जाए और मार्ट साहब को शक ना हो। हमारी तो कई बार कॉपी भी घूम के हमारे पास वापस आई है। आखिर में कहना पड़ेगा भैया दे दो, नत्थी करना है अब, क्योंकि परीक्षा भवन में बीच में नियम ये आ गया था कि आपको अपनी बी कॉपी एंट्री करने के बाद में नत्थी करके तब आपको लिखना है। लेकिन नकल में अपना कभी कोई भी इंटरेस्ट रहा नहीं और वो लगा कि वो बड़ा बेमेंटी टाइप का है, तो उसको लेकर के हमेशा एक ग्लानि का भाव ज़्यादा रहा। एक आध बार कोशिश यही हुई कि जो ऑब्जेक्टिव वाले थे कि मतलब 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कोई एक सही है, तो उसमें अगर कंफ्यूज हैं तो पूछ लिया कि भाई 7वें में कौन सा, तो कह के हाँ तीसरा। तो और उसमें भी एक आध बार जब ये किया तो वो पाया कि नहीं उसने गलत बताया था और हमने गलत कर दिया, तो लगा के पूछ हमने शायद जायद है। अरे मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा ये हुआ कि कुछ हम 7th 8th में थे और कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया और उसमें था कि एक एक पंक्ति लिखी हुई थी, 2-2 पंक्ति, और बताना था कि किस कवि की है। और गणित के जो है, अब उस सवाल को लेके हर कोई कंफ्यूज था। तो गणित के एक माट साहब उस समय निरीक्षक लगे हुए थे उस कक्ष में, तो वो आए हमारी तरफ, उनको पता नहीं क्या दुश्मनी थी, उन्होंने एक आध बार हमको पूछते देख लिया है जो भी है, वो आए और बता के खा का अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध है। हम लिख दिए दूसरे वाले का जयशंकर प्रसाद, और वो उर्दू शायरी का हरिऔध बता गए, कुछ ऐसा था। तो वो जितने उन्होंने बताए वो सारे ही गलत निकले, क्यों गणित के थे उनको मालूम नहीं था या वो जानबूझ के गलत बता गए, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद से मैंने कहा कि कभी भी एग्जाम में अगर निरीक्षक आपको कुछ बता रहा है, हिंट दे रहा है तो उसका नहीं भरोसा करना एकदम। हाँ, और नकल जो है ना, मतलब हम नकल के आइडिया से कभी एग्री नहीं किए, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि नकल एक स्किल का काम है। इसमें हो सकता है कि मैं बहुत ही कमजोर पढ़ूं, लेकिन हमेशा से मेरा ये यकीन है, जैसे जैसे मैंने नकल के पूरे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की है, उसके बाद में मैं अब इस नतीजे पे हूं कि अगर आपके 6 पेपर हैं मान लीजिए हाई स्कूल में, तो पेपर 6 नहीं 7 होने चाहिए। 6 पेपर आप विषय के दें और एक परीक्षा नकल की होनी चाहिए।
कि नकल का स्किल जो है ना, उसमें आप कितने दक्ष हैं। इसकी एक परीक्षा होनी चाहिए कि भाई आज एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा जिसमें 6 विषयों से संबंधित कुछ कुछ सवाल होंगे, और इसमें आप सपुस्तकीय परीक्षा है। इसमें आप किताबें लेके आ सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, और आपको आसपास पूछने की या दूसरे की कॉपी में देखने की भी छूट है। और वहाँ पे फिर देखना चाहिए कि ये कितना बेहतर तरीके से कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग किससे हमेशा ये सुनते रहते हैं कि लोग निकल करने बैठते थे, देखें चित्र 13.3 ये तक लिख के आ जाते थे लोग। मतलब साइंस की कॉपीज में तो हमने इस तरह के उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं कि पिछले पाठ में आपने सुना, आपने पढ़ा कि दोलन किसे कहते हैं। अब इस पाठ में हम आयाम और आवृत्ति की चर्चा करेंगे। तो ये तक वो लिख के चले आते थे है ना। और उसमें अगर कहीं पे किसी चित्र का रेफरेंस आ रहा है, कोई डायग्राम का रेफरेंस आ रहा है कि 21.3 आपको देखना है, तो उसमें इंटेस्टाइनल फंक्शन के ऊपर वो डायग्राम है, तो वो 21.3 वहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉपी में अपनी। लॉ में जब आप वकालत पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद में रेगुलर होने के लिए, कचहरी में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद ही आपको कचहरी में प्रैक्टिसिंग लॉयर वाला राइट मिलता है। उस एग्ज़ाम में आपको किताब लेके जाना होता है कानून की, और आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। क्योंकि मामला ये नहीं है कि आपको याद है कि नहीं है, मामला ये है कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको आप नेविगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर नेविगेट करके आप उसको कितना सही लिख पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक परीक्षा नकल की हमेशा होनी चाहिए थी, ताकि एडॉप्टेबिलिटी है ना, और नेविगेशन, इन सारी चीज़ों के स्किल का भी डेवलपमेंट हो सकता लोगों का। और ये बहुत ज़रूरी स्किल है। लोगों को लगता है कि ये उसके लिए ना स्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी स्किल है कि आपको अगर एक मैप दे दिया जाए और आपको एक अनजान शहर में छोड़ दिया जाए, तो उस मैप के सहारे आप उस शहर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आपको एक किताब दे दी जाए और उसके बाद में कहा जाए कि आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, तो आप उस किताब से उन सवालों के जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये डेली लाइफ चैलेंजेस हैं, और इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए। तो एक परीक्षा, एक पेपर नकल का जरूर इसके होना लिए चाहिए। हिंदी में इसके लिए एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, हमारे एक मित्र यूज करते थे उसको, कि चलती गाड़ी के चक्के ठीक करने आना चाहिए। हाँ है ना, चलती गाड़ी के चक्के ठीक करना। तो ये अगर आपको नकल करना आता है तो वो कमोबेश स्ट्रीट स्मार्ट होना वाली बात। अच्छा, लेकिन इसमें ना कि जब आप कभी एग्जामिनर की नजर से देखें तो 3 तरह के छात्र दिखेंगे आपको किसी एग्जाम हॉल में। एक, जिनको पूरा पेपर आता है और वो फोकस्ड हैं, लगातार अपने प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। दूसरे, जिनको आधा आता है और आधा पूछने या नकल करने की फिराक में है। और तीसरे, जिनको पूरा ही नहीं आता है, और आप उनकी सिर्फ भाव भंगिमाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा किस श्रेणी का छात्र है। अक्सर वो आसमान को, छत को तकते हुए दिखेंगे, अपने, आसपास लगातार देखते रहते हैं, हाँ, और अपने एक ढक्कन, पेन के ढक्कन को। कंटिन्यूअस कांटेक्ट उनका रहता है एग्जामिनर से। एग्जामिनर उनको और वो एग्जामिनर को लगातार देख रहे होते हैं क्या देखते हम उनको, मगर देखते रहे ना, क्योंकि मन में चोर व्यापा हुआ है। हाँ, तो मन बिल्कुल। में चोर है तो अब बात देखना है कि चोरी पकड़ी तो नहीं जा रही है। तो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी, और एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना कि ये जो लेखक चातुष्ट हैं यहाँ पे, यही दुष्ट है है ना। तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि वो तो आपने ये एक तो मीम है। मीम देखा है, एक बड़ा मीम इन दिनों चलता है, जिसमें ना एक ऐसे छोटा सा कुत्ता है, वो बड़ी बड़ी चोर आंखों से, ऐसे तिरछी आंखों से देख रहा है ऐसे। और नीचे लिखा है कि मेरे दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल नंबर 3 का जवाब 9.8 है या 8.9, और ये हूं मैं जिसने जवाब लिखा है महात्मा गांधी। हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी था, हम 2-4 ही थे, जिनके बीच में ये कंपटीशन होती थी कि पहले कॉपी कौन जमा करता है। हाँ, कि वो फिर उसको मतलब एक तरह से कि वो वीर है सबसे बड़ा यहाँ का, सबसे पहले जाके जमा करके फिर बाहर इंतजार करना, वे कितना लगाते हो टाइम। हाँ, शो ऑफ हो तो बिल्कुल। हाँ। एक एक चीज और कि अभी ना ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है, वो नकल विरोधी कानून।
और उसके मुताबिक वो 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। उसमें यह है कि अगर कोई छात्र नकल करता हुआ पाया गया तो वो 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं शामिल हो सकेगा। गैंगस्टर एक्ट उस पर लगेगा, संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। और अगर भर्ती परीक्षाओं के दौरान किसी भी कोई प्रिंटिंग प्रेस या ये जो कोचिंग संस्थान है, ये लोग भी अगर पेपर लीक में थोड़े भी शामिल पाए गए तो आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान उसमें रखा गया है। ये मतलब एकदम बहुत ही सख्त, जितना सख्त आप सोच सकते हैं वाह, नकल को लेकर के ये उत्तराखंड कानून जो यूनिवर्सिटी। है ना, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। हम्म। और मतलब आतंकवादी जैसे होना जैसा है नकल करने वाला, मैं चाहता हूं कि ये कानून बने नकल के लिए, लेकिन पहले चुनाव पे लागू हो। चिंदी चोरी, फिजूल खर्ची, गलत बयानी, है ना, बूथ कैप्चरिंग, वोटर मैनिपुलेशन, है ना, एक्सेसिव खर्चा, वसूली, काले धन का इस्तेमाल, इस तरह की कोई भी किंचा भर की भी अगर मिसकंडक्ट पाया जाए तो 10 साल के लिए उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी चुनाव में प्रत्याशी होने पे प्रतिबंध लगना चाहिए। संपत्ति जब्त होनी चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और कुर्की होनी चाहिए। तो इस तरह का कानून जो है ना, सबसे पहले चुनाव, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की परीक्षा है। चुनाव एक तरह से लोकतंत्र की परीक्षा है। लोकतंत्र की परीक्षा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र कितना मजबूत है वो चुनाव से समझ में आ जाता है। लोकतंत्र में लोग कितना मूर्ख बने हैं या कितने समझदार हैं ये चुनाव से समझ में आ जाता है। तो और वो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ही मैंडेट होता है ना, आपने क्या किया 5 साल उसके ऊपर मैंडेट आ रहा होता है लोगों का। तो इस तरह का जो ड्रैकोनियन लॉ उसको हम कहेंगे नकल के लिए, मतलब ये हद है। और आप ये तब कह रहे हैं जब अभी वो वयस्क भी नहीं है पूरी तरह से। तो 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के बच्चों पे इस तरह का कानून लागू कर देना ये किसी भी दृष्टि से उचित है नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिंग आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये पर्चा लीक होने की समस्या बहुत बड़ी हो गई थी, देश भर में एक बीमारी की तरफ फैल गई है। उसका समाधान उनके पास है नहीं। तो बस एक कड़ा सा कानून बना दो। हम दो ही चीजें करते हैं, कड़ा कानून बनाते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। कड़ा कानून बना दिया और जनता भी बड़ी खुश होती है, आप लोग इसके खिलाफ कड़ा कानून क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लोग घर कुर्की कर लेंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लेंगे, आजीवन कारावास दे देंगे, फांसी दे देंगे, चलो क्या मांगते हो बोलो। तो ये मतलब फिर जैसे अब इसमें जो ये दलील है ताऊ काउंटर की, जैसे अब बिहार में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में पेपर लीक होते रहते हैं, या पेपर लीक के अलावा नकल की बड़ी घटनाएं, सिस्टमिक नकल, आप वो तस्वीरें छपती हैं कि लोग बिल्डिंग में चढ़ करके नकल करवाई जा रही है एक रैकेट के थ्रू। एक रैकेट है जिसके थ्रू आप उसका पैकेज ले लीजिए, वो आपको पास कराने की गारंटी रखता है। तो कानून नहीं इसका समाधान है, ये बात समझ में आती है, इस तरह का सख्त कानून। लेकिन इसको कैसे, मतलब क्या ये ऐसा है कि इसको आप परीक्षाएं जब तक रहेंगी, परीक्षा पेपर के लीक होने की घटनाएं भी तब तक रहेंगी, नकल भी तब तक होती रहेगी, ये समझ के स्वीकार कर लिया जाए इस बीमारी को, इस रूढ़ी को, कि भैया ये नहीं मिटने वाला, ये नासूर है? जब तक शिक्षा का महत्व परीक्षा से बड़ा नहीं होगा, आपकी डिग्री आपके एजुकेशन पे भारी है, तब तक ये चलता रहेगा। आपने डिग्री को एजुकेशन बना के रखा हुआ है। आप सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो यही, देखिए साहब, ऐसा है कि कॉलेजों में पढ़ाई हो नहीं रही और लोगों के 5-5 साल उसमें बीत जाते हैं, तो पास कैसे करेंगे? पढ़ाई तो टीचर को करनी पड़ती है, परीक्षा स्टूडेंट को देना पड़ता है। टीचर है नहीं, जो है वो उस दर्जे के नहीं है, एडॉक बेसिस पे है, मित्र टाइप के हैं, शिक्षा मित्र, इस तरह के शिक्षक हैं आपके। तो आप जब बच्चा 10वीं में जाता है तो पास कैसे करेगा? सवाल है कि अभी शिक्षा पे फोकस नहीं है, डिग्री पे फोकस है। तो डिग्री लेने के लिए आदमी, और डिग्री लेगा तो फिर वो नौकरी इत्यादि कर सकता है ना आगे चलकर। बस वहीं पे मूल है, पर उसको खत्म कर नहीं पाएंगे, इसलिए कानून बना देते हैं, चलो
नहीं, और दूसरा क्या है इसमें कि जो ताऊ कह रहे हैं ना कि शिक्षा के लिए तो कोई जा भी नहीं रहा है ना, सब जा रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए। रिपोर्ट कार्ड में सबको चाहिए नंबर, तो जब सबको नंबर चाहिए तो नंबर के लिए फिर एकदम अलग किस्म की जद्दोजहद लोगों के बीच में होती है। तो कई बार आप ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, उनको भी मतलब उनकी औकात अगर 100 में 75 नंबर की है तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये 75 को 85 अगर बना लेंगे तो क्या बुरा है। तो एक दो चुल्लू पानी वो भी पी सकते हैं या उसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इसमें ग्रेडिंग करने की ज़रूरत है कि क्लासरूम में जो चिंदी चोरी चीटिंग है उसको इस तरह का क्राइम नहीं बनाना चाहिए। अगर कहीं पे, जैसे इस देश में बहुत सारे नियम ये हैं कि आप अगर इंडिविजुअली कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो हानि नहीं है, लेकिन जब आप कंस्पायर कर रहे हैं पूरी तैयारी करके उसकी कि पेपर कैसे लीक करना है, कैसे आप उसको धंधा बनाने की कोशिश करें, बिजनेस बनाने की कोशिश करें, आप किसी और से अपनी परीक्षा लिखवाने की कोशिश करें ना, आप एग्जामिनर और इन सबको खरीदने की कोशिश करें, तो वो जो है वो चिंताजनक है। अगर कोई खिड़की से आपको नकल करवा रहा है आकर के तो वो चिंताजनक है, तो उसको क्राइम की कैटेगरी में आप उसको लेके आइए। अगर लाना भी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको भी लाना चाहिए, लेकिन लाना है तो उसको ला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को नंबर और परफॉर्मेंस उन सबके साथ में तुष्टिकरण कर रहा है जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। बिल्कुल। और उनको दाखिले नहीं मिल पाएंगे शायद, क्योंकि कोई और नकल करके आगे जा रहा होगा, तो वो उन बच्चों के साथ बेईमानी है। लेकिन क्लास में किसी ने पूछ लिया, किसी की जेब से एक पर्ची निकल गई, किसी ने किसी की कॉपी में से देख लिया, वो सब जो है वो ठीक, उन सबको सीधे सीधे क्राइम मान लेना वो ठीक नहीं है, वो अनुचित है। हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई पार्लियामेंट में बजट भाषण के समय अगर सांसद सो रहे हैं तो उनको जो है आप रासुका लगा दीजिए उनके ऊपर। भाई क्यों सो रहे हो? तुम्हारा बजट है, तुम्हारी पार्लियामेंट है, काय सो रहे हैं आप? आपको जग के बैठना चाहिए। तो ये बहुत विचित्र है कि नकल का जो पूरा का पूरा मामला है, और इसमें इंडिविजुअल की जो कंडक्ट्स हैं उसका डेस्परेशन की वजह ही यही है जो ताऊ बता रहे हैं कि आपको नंबर लेके आने हैं, टीचर आपके पास कायदे का नहीं, लाइब्रेरी आपके पास कायदे की नहीं, इंटरनेट आपके पास कायदे का नहीं, पुस्तकें आपके पास कायदे की नहीं, कोई भी बीच में एग्जामिन करने वाला हिसाब किताब कोई सिस्टम ही नहीं है। हर एक व्यक्ति जो विद्यालय जा रहा है, वो चाहे कक्षा 2 में 3 में जा रहा हो, चाहे 12वें और 10वें की परीक्षा दे रहा हो, चाहे हायर एजुकेशन में जा रहा हो, उसका मकसद केवल ये है कि मैंने अमुक क्लास में एडमिशन लिया, मुझे इस क्लास से अच्छे नंबरों के साथ में पास होने का एक प्रमाण पत्र चाहिए। पूरी लड़ाई इस बात को लेकर के। मैं ऐसे टॉपर्स। अच्छा, एक बात बताओ, बताओ, यहाँ पे आप वो तस्वीर दिल्ली में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं देखते? आप कॉलेज का जो सिस्टम भागलपुर में है वो दिल्ली में कर दीजिए, आपको वही सीन मिलने लगेगा। यहाँ पे शिक्षक हैं, पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तरह तरह की चीजें हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एजुकेशन पे जोर है। वो लोगों को साल भर लड़कों पे मेहनत करते हैं, तो उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज तुम्हारी बारी है, आज तुम परफॉर्म करके दिखाओ। आप वो सिस्टम अगर जौनपुर में रखेंगे तो जौनपुर में चोरी नहीं होगी। नकल इसलिए हो रही है ना क्योंकि उनको साल भर पढ़ाया नहीं जा रहा साहब। आप वहां पे आप अटेंडेंस देख लें, लोगों की, टीचर्स की देख लें, उनके मेयार देख लें, आपको पता चल जाएगा। उनको खुद नहीं आता, वो किसी के सिफारिश से वहां गए हैं, वहां बैठे हुए हैं, आगे चल के बहुत बड़े प्रिंसिपल भी बन जाएंगे, फिर वाइस चांसलर भी बन सकते हैं। दिक्कत तो ये है ना। और कई जगहों शिक्षा और शोध की स्थिति बहुत खराब है अपने यहाँ। मतलब बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इत्यादि से बाहर जाइए तो बहुत ही नंगा चल रहा है, वस्त्रहीन है व्यवस्था। जो औसत और वैसे छात्र हैं ताऊ, वो तो फिर भी, पर मैंने कुछ ऐसे टॉपर्स छात्र भी देखे हैं ऐसे ही कॉलेजेस में, जो टॉपर हैं अपने यहाँ के, और उनका जो साइकी है, जो मानसिकता है पढ़ने की, क्योंकि वहीं से कंडीशनड है, वो इस तरह की है कि वो विवेकानंद टाइप के हैं, कि वो आप उनको 5 पन्नों का एक जवाब है एक सवाल का, उनको दे दीजिए 1 घंटा, वो हूबहू याद करके हूबहू लिख देंगे अपने एग्जाम सेंटर में, और वो टॉपर हैं। लेकिन
प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर आप उनसे कहें कि उन 5 पन्नों के अतिरिक्त जो आपने समझा है उसको समझाएं, तो वो नहीं है। इसीलिए वो जब नहीं, डिब्बा गोल है। हाँ इंडस्ट्री में कभी आते हैं तो कभी बहुत वो 5 पन्ने भी वो ये समझते रट्टू नहीं है। तोता उनके उनके लिए शब्द हाँ। है। रट्टू तोता उनके लिए शब्द है। हाँ। वो समझते कुछ नहीं है। वो जैसे ताऊ जैसे कुरान पढ़ी आ रहे हैं ना हिंदुस्तान में, हाँ। समझ में नहीं आया, पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या है ना कि वो उस समय अपने अपने समय में बहुत सम्मानित होते हैं, बहुत मान सम्मान, कह रहे ये तो टॉपर हैं। तो उन्हें लगता है कि उनके सफल होने की ये पद्धति बुरी नहीं है, ऐसे ही सफल हुआ जाता है। लेकिन उनको कोई टोक के नहीं कहता है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, 4 साल 5 साल बाद डब्बा गोल ही रहेगा। तो वो एक भ्रम रहता है कि ऐसे नंबर, ऐसे ही नंबर आए जाते हैं, ऐसे ही नंबर लाया जाता है, ऐसे ही फर्स्ट आया जाता है। हाँ, नंबर लाना एक कला है। शिक्षा तो जो है वो है, आपको हासिल हो जाएगी, लेकिन नंबर अर्जित करना एक कला है। दूसरा क्या है ना, देखिए अमेरिका वगैरह और बाकी वेस्ट के तमाम सारी कंट्रीज में चिकित्सकों और शिक्षकों बिल्कुल। इन सब का हम्म। भी पुनर्मूल्यांकन की एक पद्धति बिल्कुल। है ना? तो वो ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रोफेसर बन गए तो अब आप प्रोफेसर हैं, हम्म। या आप कहीं पे रीडर लग गए, या आप कहीं पे लेक्चरर लग गए, आप किसी इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो एक बार नौकरी हो गई, अब आपको सीधे रिटायर होना है वहाँ से। वो वाला हिसाब नहीं है। उनको हर 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। जैसे अभी इस यात्रा के दौरान जब हम गोवा गए, उसके बाद में हम मणिपाल गए, और मणिपाल में हमने वहाँ पे जो आईटी में काम करने वाले लोग हैं, एक आध परिचित लोग, उनसे मुलाकात हुई। तो हमने उनसे पूछा कि आ, आप लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिएक्ट एक लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको क्यों लगता है कि ये जो टीचर हैं वो रिएक्ट पढ़ा पाएंगे? क्योंकि इन्होंने 15 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले इंजीनियरिंग करके और फिर ये प्रोफेसर हो गए। रिएक्ट को तो आए हुए 3 साल समय हुआ है, तो ये कैसे पढ़ा लेंगे? लेकिन रिएक्ट का भी फाउंडेशन वही है। तो हम यहाँ पे बेसिक, मतलब कोडिंग का जितना भी फंडा है वो क्लियर कर देते हैं, बाकी ये बच्चे को खुद सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा लेकिन ये तो बच्चा खुद सीख लेगा, लेकिन टीचर से कभी वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे, उसमें कुछ एलैबोरेशन चाहे, तो इसका कोई सिस्टम नहीं। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, जो नई लैंग्वेजेस हैं, जो नई कोडिंग की पद्धति है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए प्रोफेसरों को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस में अपने यहाँ जो एक ही सोर्स है, अभी हम और ताऊ गए हुए थे एम्स किसी कारण से कुछ महीनों पहले, तो एक चिकित्सक महोदय हैं, उनके यहाँ हम लोग जाके बैठे, तो उनके पास साइंस के तमाम सारे जर्नल्स पड़े हुए थे, तमाम सारे मैगजीन्स उनकी जो साइंस वाली हैं, और हेल्थ साइंसेस की, पब्लिक हेल्थ और इन सब के ऊपर, और वो हर महीने 2 महीने में 3 महीने में छपने वाले पत्रिकाएं हैं, और उसमें देश भर और दुनिया भर के चिकित्सकों के फाइंडिंग्स हैं। तो उससे एक काम हो रहा है ना कि ये एम्स का जो डॉक्टर है ये अपडेट होता जा रहा है लगातार। जैसे कोविड के ऊपर एक पूरी मैगजीन केवल और केवल कोविड के ऊपर है, और उसमें हर तरह के डॉक्टर अलग अलग जगहों से, छत्तीसगढ़ से भी कोई डॉक्टर लिख रहा है, एएफएमसी से भी कोई डॉक्टर लिख रहा है, पुणे से भी किसी ने लिखा है, दिल्ली से भी किसी ने लिखा है, लखनऊ से भी लिखा है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा सैंपल जो उन्होंने देखा समझा कोविड के दौरान, और उसके बेसिस पे उनके एडॉप्शंस। अच्छा, फिर उसमें साइकोलॉजिस्ट है, उसमें पेडिट्रिशियन है, उसमें कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उसमें कोई फिजिशियन है, कोई हार्ट वाला है, सब ने अपनी बातें लिखी हैं। तो ये रिच हो रहा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनको इस तरह की पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं हम लोग, है ना? और कितने डॉक्टरों के लिए ऐसी कोई बाध्यता है कि वो इसको पढ़ें ही? मतलब ऐसा नहीं है कि सब काबुल में सब जो है घोड़े हैं और गधे नहीं हैं। वो संकट यहाँ भी है कि एम्स में भी कई सारे लोगों को जाता होगा, वो देखते नहीं होंगे, वो राजनीति और अपनी बकैती से छुट्टी नहीं रहती होगी। लेकिन क्योंकि हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया उन डॉक्टरों के पुनर्मूल्यांकन का बीच बीच में, क्योंकि हमने अपने यहाँ कोई कंपल्सन नहीं रखा कि 3 साल में आपको एक ना एक पेपर लिखना ही पड़ेगा किसी न किसी एकेडमिक जर्नल के लिए, काम करके, होमवर्क करके, उनको हमने केवल ये कह दिया कि आला टांगो इलाज करो। उनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं हो रही है, उनकी अपनी कोई लर्निंग नहीं हो रही है। जो हो रही है वो केवल और केवल उन तक रह जा रही है। जो उनको एमआर पढ़ा के समझा के चला जा रहा है, उसके बेसिस पे वो दवा दे रहे हैं लोगों को कि ये फलानी कंपनी की दवा अच्छी है तो ये चलेगी। तो चिकित्सक हों, डॉक्टर हों, इन सब के साथ में जो कचरा कबाड़ा हम लोग के यहाँ हुआ, चिकित्सक में
अलग से कह रहा हूँ, लेकिन चिकित्सक भी एक तरह से शिक्षक ही है, वो साइंस पढ़ा रहा है, हाँ, वो मेडिकल। सारी इंडस्ट्रीज के लिए हाँ ये बात हाँ, है कि बिल्कुल। जो ज्ञान जो है वो पड़ाव नहीं है या अंजाम, कोई मंजिल नहीं है, प्रक्रिया है वो। जब तक आप ज्ञान और स्किल दोनों ही चीजें हैं कि अब हमने बिल्कुल, अचीव कर लिया, जान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ताऊ इतना अपडेट रहते हैं नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, कि कहाँ पे क्या आ रहा है, गूगल क्या कर रहा है। हम तो उस तरह से नहीं रह पाते हैं, तो इनको कोई चला नहीं पाता है, डेवलपमेंट टीम वगैरह वाले जो आईटी वाले हैं, कोई चला नहीं पाता है, उनको उल्टा बताया, अरे तुम्हें क्या पता हो ये है। तो ताऊ उनको धोए रहते हैं उन लोगों को। वो सब राइट टाइम में रहते हैं, घबराते भी हैं। तो उसमें चूंकि हम लोग एक प्रोफेशन में है ना, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन हम्म। आते रहती है। पर जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वह अब लेटेस्ट रिसर्च के बारे में नहीं जानता है उसी के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, तो फिर वो पुरानी तकनीक से ही जो है पूरी जिंदगी चला देगा, है ना। जिस चीज में सर्जरी की आवश्यकता नहीं है उसमें वो सर्जरी करता रहेगा, क्योंकि वो किया जाता था। और हम्म। ये हर क्षेत्र में लागू होता है। शिक्षकों में क्या है कि शिक्षक जो हमारे हैं, वो शायद पता नहीं, हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि यार शिक्षकों की तनख्वाह बहुत नहीं है। पर शिक्षकों की तनख्वाह ठीक ठाक है इस देश में, मैं अभी तो अगर काफी आप अच्छी हो गई है। कंपेयर करें। हाँ, काफी अच्छी हो गई। पर अभी पूरा इसमें जो फोकस ही कॉलेज, इसके ऊपर है कि कैसे बिटिया को बीएड करा करके कहीं पे प्राइमरी लगवा दे, तो 75,000 रुपया तो आने लग जाएगा, और तो दहेज नहीं कॉलेज देना वॉलेज पड़ेगा। में पढ़ाने वाले लोग जो बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, जो एडल्ट्स को पढ़ाते हैं, उनको वो माहौल पैदा करना पड़ेगा जिसमें कि लोगों में क्यूरियोसिटी जगे, और वो उनका छात्रों के साथ संबंध, जैसे मैं देखता हूँ जेएनयू में, या मैं जिस कॉलेज में बाद में पढ़ा पत्रकारिता, तो वो अलग रिश्ता था कि आप टीचर जो है आपको एनकरेज करता है कुछ नया सीखने के लिए। वहां पे तो है नहीं। मैंने जहाँ पे ग्रेजुएशन की वहां पे तो कुछ नहीं है, आप क्लास गए, क्लास से निकले, खत्म बात। कभी कोई चर्चा नहीं किसी विषय पर। और एक बार इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, शिक्षकों वाले मामले पे, मेरे ख्याल हम्म। से शिक्षक दिवस के आसपास ही। हम्म। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक तो समान शिक्षा वाला सिस्टम, जो इतना हार्श नहीं हो जितना कि लोहिया का या वामपंथी दृष्टि का है, लेकिन समान शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन बहुत जरूरी है इस देश के लिए। लोगों को चॉइसेस अगर चाहिए कि नहीं, उनको कहीं प्राइवेट पढ़ना है तो उनको पढ़ने दीजिए, लेकिन उसको फिर सुपर एक्सपेंसिव रखिए, अच्छा टैक्स लगाइए उसके ऊपर, अच्छा टैक्स वसूलिए, आप भी उससे कमाइए। अगर कोई कह रहा है कि नहीं भाई हमको फलाने उसमें पढ़ना है, तो पढ़ने जा करके, लेकिन जो बाकी का एजुकेशन है उसमें आपका स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, कि भागलपुर में कोई अगर कॉलेज है, बांका में अगर कोई कॉलेज है, मुंगेर में कोई कॉलेज है, उसका स्तर और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्तर ये एक जैसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, ये सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे ज्यादा स्किल्ड एजुकेशन जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में लगना चाहिए। हम्म। आपके सबसे अच्छे टीचर आप प्राइमरी में लगाइए, आपके सबसे अच्छे टीचर जो कम्युनिकेट करने में, बच्चों को नर्चर करने में, उन्हें सिखाने पढ़ाने में दक्ष हो सकते हैं, इन सारे लोगों को प्राइमरी में लगाइए। विनोद कुमार शुक्ल की कविता की एक लाइन है बाबा, कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को दुनिया के सबसे गरीब आदमी के इलाज में लगना चाहिए। बिल्कुल। तो वही है। अब उसमें कंट्राडिक्शन ये है कि सबसे गरीब आदमी को इलाज की उतनी जरूरत है नहीं दुनिया में। हाँ, इसमें इसमें देखिए शिक्षकों की दुनिया के गलती नहीं सबसे है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को सबसे अच्छे डॉक्टर की जरूरत बहुत ज्यादा है। हटाओ शिक्षकों की पूछो। गलती नहीं है, वैसे नीति जो है ना हमारी, हम्म। शिक्षा का जो सिस्टम है उसका है, क्योंकि शिक्षकों के भी बहुत आराम नहीं है। वो जिस जिस कंडीशंस में वो पढ़ा रहे हैं, वो हम्म। भी मतलब निंदनीय है। चिंतनीय नहीं है, निंदनीय है। बहुत सारी जगहों में शिक्षकों को तो मतलब पेला भी जा रहा है आजकल, है ना। पर छात्र भी वैसे नहीं रहे, शिक्षक भी वैसे नहीं रहे, क्योंकि हमने उस सिस्टम को ही तोड़ दिया जो बहुत सैक्रोसैंक्ट था एक टाइम में। पर वो सिस्टम, उस सिस्टम को जिन भी कारणों से तोड़ा गया हो, आर्थिक कारणों से तोड़ा गया हो, सामाजिक कारणों से तोड़ा गया हो, वो सिस्टम टूट चुका है। अब उसको रीबिल्ड करने की जरूरत है। छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंध, हम कैसे पढ़ाई करें। रिस्पेक्ट गायब हो गई तो। परीक्षा तो बाद में आएगी, परीक्षा तो बाद में आएगी, हम कैसे पढ़ाएं। पढ़ाने की पढ़ाने का एक विज्ञान होता है ना। वो बिल्कुल। नहीं है। हम्म। वो बहुत जरूरी है, और वो जो बेसिक रिस्पेक्ट है ना, खत्म हो गई। जैसे हमने इतनी पढ़ाई की, कभी किसी टीचर के साथ में
कोई अबे तबे या बदतमीजी वाली भाषा कभी इस्तेमाल की ही नहीं। हमेशा शिक्षकों के प्रिय रहे, क्लास बंक करके भी और क्लास अटेंड करके भी। तो वो एक रिस्पेक्ट हमेशा बनी रही, क्योंकि पिताजी का इस पे बहुत जोर था कि जो टीचर है उसकी रिस्पेक्ट पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो घर से एक ट्रेनिंग दी गई। लेकिन हमारे ही स्कूल में, जिसमें जीआईसी में पढ़ते थे, ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने मास्टरों को मारा है। अद्धा लेग गोल कूच दीस, है ना, गुम्मा मार दीस, धोती खींच लीस, इस तरह की लोग हरकतें करते थे। मास्टर को हकाना जबरदस्ती, प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए तो उसको जाकर के उसके बाद टीचर को पेल दिया। लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि दो लड़के बाहर वेट कर रहे थे मेन गेट पे कि आज निकलेंगे तो आज इनको मार्ट साहब को देंगे, और मार्ट साहब हाँ को सूचना मिल गई, मार्ट साहब हाँ, पीछे वाले गेट से निकल लिए निकल स्कूटर गए, हाँ। लेके। तो बेचारे वेट करते रह गए। तो मैंने कहा मार्ट साहब तो काफी प्रो हैं। ठीक है, इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, और ये चर्चा बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, पर इसके जिन किनारों को हमने छुआ है उन पर हाँ, आप जो। नकल की परीक्षा बहुत जरूरी है। हम्म। नकल का एक मतलब एक जो प्रश्न पत्र हो वो नकल का हो, सपुस्तकीय परीक्षा। एक ब्रेक, और उसके बाद जूता ढूंढने में लगी है रेलवे पुलिस।